हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया, एकदम मजे में। तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी ये फिजिक्स चैनल में। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं सॉल्व एग्जांपल 5.1 टू 5.5। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। एग्जांपल 5.1 इन फिगर 5.4 बी, जो यहां पे मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। द मैग्नेटिक नीडल हैज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, मतलब कि यहां पे उसकी मैग्नेटिक मोमेंट, डाइपोल मोमेंट आपको दी गई है, स्मॉल एम यहां पे प्रोवाइडेड है। आगे क्या बोला है? स्मॉल एम। जितनी चीजें यहां पे प्रोवाइडेड है ना, उसको हम लिखते जाते हैं। तो पहले तो यहां पे क्या प्रोवाइडेड है? तो भैया देखो, यहां पे स्मॉल एम प्रोवाइडेड है। सो स्मॉल एम प्रोवाइडेड है, जिसका वैल्यू आपको कितना दिया गया है? देखो 6.7 इंटू 10⁻⁻² एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, है ना। चलो आगे बढ़ो। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब कि आई। देखो यहां पे अगर वो लोग चाहते तो आपको उसकी लेंथ वगैरह देके रॉड की तरह उसको ट्रीट करवा के उसकी इनर्शिया निकालने को बोलते, लेकिन यहां पे थैंकफुली उन्होंने सीधी वैल्यू प्रोवाइड कर दी है, दैट इज 7.5 इंटू 10⁻⁻6 kg इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको प्रोवाइडेड है। इट परफॉर्म्स 10 कंप्लीट ऑसिलेशंस इन 6.70 सेकंड। ये बहुत ही अलग तरीके से आपको टाइम पीरियड दिया गया है, मतलब कि टाइम पीरियड इनडायरेक्ट वे में आपको दिया गया है। आपको उसको सिंप्लीफाई करके पहले तो टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा। आप डायरेक्टली यहां से इसका यूज नहीं कर सकते, टाइम पीरियड आपको निकालना पड़ेगा। तो अगर आपको पता हो तो वहां पे भी एसएचएम ने अगर आपने स्टडी किया है तो हमें पता है कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए कैपिटल टी जितना टाइम लगता है। या सुनो तो जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मान लो कि मैंने बोला कि एक ऑसिलेशन, टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन लगने वाला टाइम कैपिटल टी है। तो जरा सोचो, टू कंप्लीट एन ऑसिलेशन लगने वाला टाइम लेट्स से स्मॉल टी है। तो क्या आप बता सकते हो ये स्मॉल टी का वैल्यू क्या होगा? ये स्मॉल टी एन टाइम्स टी के बराबर होगा, है ना। ये स्मॉल टी किसके बराबर होगा? एन टाइम्स टी के बराबर होगा। यस और नो? तो अगर एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में अगर कैपिटल टी टाइम लगता है, तो एन ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग सकता है? एन टाइम्स टी। और यही तो है स्मॉल टी। यस और नो? तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि यहां से तो फिर अगर मुझे टाइम पीरियड टी निकालना है तो टाइम पीरियड टी क्या होना चाहिए? स्मॉल टी डिवाइड बाय एन। मतलब कि एन ऑसिलेशंस को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगा, उतने टाइम को टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन से डिवाइड कर दोगे तो आपको एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए लगने वाला टाइम मिलेगा। और मैं यहां पे यही रिलेशन यहां पे मैं अप्लाई करने वाला हूं। यस और नो? तो समझ में आया ये? तो मैं यहां पे वही रिलेशन को अप्लाई करूंगा, क्योंकि मुझे पता है यहां पे कि भाई कैपिटल टी इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं एन टाइम्स, सॉरी स्मॉल टी इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं एन टाइम्स कैपिटल टी। तो यहां पे हम लिखेंगे स्मॉल टी इज इक्वल्स टू एन टाइम्स कैपिटल टी। सो दिस इंप्लाइज, क्योंकि मुझे टाइम पीरियड चाहिए यहां पे, सो कैपिटल टी इज इक्वल्स टू स्मॉल टी डिवाइड बाय एन। और यहां पे देखो 10 कंप्लीट ऑसिलेशंस के लिए उसको टाइम लगा 6.70 सेकंड, मतलब कि ये स्मॉल टी जो भी है ना वो 6.70 दिया गया है। और टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन यहाँ पे कितने हैं? 10। तो आप यहां से पता लगा सकते हो कि ये कितना होगा? 0.670 सेकंड। यस नो? तो इसका टाइम पीरियड क्या होना चाहिए? 0.670 सेकंड। ठीक है, तो इतनी चीजें प्रोवाइडेड है। और आपको बोला क्या है? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो भैया इसकी यही तो एप्लीकेशन थी, इसकी यही तो एप्लीकेशन थी नीडल की। भाई हमने देखा था ना, दो चीजें निकाली थी, एक तो टाइम पीरियड उसका, और दूसरा क्या? उसको जिस मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होता है वो। यस और नो? तो अगर आपको पता है तो उसका सीधा फॉर्मूला हमने डिराइव वगैरह किया था। अगर याद नहीं है तो थोड़ा पीछे जाके स्लाइड में देख लेते हैं, ध्यान से देखना क्या आया था ये फॉर्मूला। ध्यान से देखो, बी इज इक्वल टू आया था 4 पाई स्क्वायर इंटू आई अपॉन एम इंटू टी स्क्वायर। यस और नो? सो ये था हमारा वो फॉर्मूला टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड बाय द नीडल। यस और नो? तो यहां पे हम यही फॉर्मूला को सीधा अप्लाई करेंगे हमारे क्वेश्चन के अंदर। तो मैं डायरेक्टली, क्योंकि मेरे पास सीधा फॉर्मूला है, तो मैं यहां पे डायरेक्टली फॉर्मूला, मुझे कोई डिराइव करने की जरूरत नहीं, मैं सीधा फॉर्मूला यूज करूंगा। फॉर्मूला क्या था? बी इज इक्वल टू, भाई मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू
4 पाई स्क्वायर टाइम्स आई डिवाइड बाय m इंटू टी स्क्वायर, है ना। तो सारी चीजें यहां पे प्लेस कर दो, सारी चीजें यहां पे प्लेस कर दो। तो मैं जैसे ही यहां पे सारी चीजें प्लेस करता हूं, ये हो जाएगा 4 इंटू भाई ये हो जाएगा 3.14 का स्क्वायर, ये कुछ 19 जैसा दिख रहा है, 3.14 का स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी दी गई है यहां पे देखो, 7.5 इंटू 10 टू द पावर -6, है ना। चलो डिवाइड बाय ये डाइपोल मोमेंट कितनी प्रोवाइडेड है यहां पे, तो इसकी डाइपोल मोमेंट प्रोवाइडेड है 6.7 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू यहां पे टाइम जो दिया गया है वो है 0.670 सेकंड, उसका स्क्वायर। तो सारी चीजों को डिवाइड वगैरह कर लेते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं तो हमें आपके पास कैलसिया, आप खुद भी इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो न्यूमरेटर में अगर मैं मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय, ध्यान से देखिएगा 3.14, 3.14 से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3.14 2 बार है, स्क्वायर है इसलिए। सो मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय पावर को बाद में एडजस्ट करेंगे तो ये 7.5, ठीक है। तो मुझे कुछ आंसर मिला 295.788। उसको साथ में डिवाइड भी कर ही लेते हैं, तो डिवाइड बाय, पहले डिवाइड करो 6.7 से, तो एक बार डिवाइड किया 6.7 से, उसके बाद डिवाइड करो 0.670 से, 0.670 से 2 बार डिवाइड करना है, तो 0.670 से एक बार डिवाइड किए और फिर वापस डिवाइड कर लेते हैं 0.670, तो मेरे पास आएगा कुछ आंसर 98 पॉइंट समथिंग। क्या आपको भी ऐसा कुछ आंसर मिला? सो मेरे पास आएगा 98, मेरे पास आंसर आया 98.345 इंटू 10 टू द पावर -6, नहीं -6 नहीं, डिनोमिनेटर का -6 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो भाई इतना ही बचेगा, इतना ही बचेगा। और कुछ बचेगा क्या यहाँ पे? ये -6 है, ये पाई स्क्वायर है, ये डिनोमिनेटर में 4 10 टू द पावर -6 है, तो मेरे ख्याल से तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये कितना है 10 टू द पावर, अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया 10 टू द पावर -6 दिया गया है ना, हाँ, तो ये -6 तो ये इनर्शिया तो इतनी ही है, तो ये कैंसिल हो जाएगी, बरोबर है, ये कैंसिल हो जाएगी। तो ये 10 टू द पावर -6 तो भाई कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा इतना, तो मेरे पास इतना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा, तो ये आएगा इतना टेस्ला। अगर आप इसको एक पॉइंट शिफ्ट करके लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, लेकिन एक पॉइंट शिफ्ट करने से वो 10 का पावर एडजस्ट करने का कोई मतलब नहीं रहेगा, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है, उसको ऐसे ही छोड़ दो। यहां पे ओके, मैंने एक गलती कर दी है यहाँ पे, ये जो 6.7 इंटू 10 टू द पावर -2 है, मैंने -6 लिखा है, ओके ओके, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे 10 टू द पावर -6 नहीं -2 है, तभी मैं सोचूं आंसर क्यों मैच नहीं किया, यहाँ पे गलती कर दी है मैंने लिखने में। भाई ये 10 टू दी, भाई देखो ना यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइडेड है आपको 6.7 इंटू 10 टू दी पावर -2 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, मैंने यहाँ पे भी लिखा है, लेकिन पता नहीं कैसे मैंने -6 लिखा। ध्यान कहाँ है सर आपका, ध्यान कहाँ है? अच्छा ठीक है भाई, चलो, तो ये 10 टू दी पावर -2 ऊपर चला जाए तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर भाई -6 + 2 मतलब कि -4 बचेगा। तो अगर हम एक पॉइंट को एडजस्ट कर दे तो अब आप एडजस्ट करके लिख सकते हो, क्योंकि आपके पास 10 का पावर है, तो ये 9.834, एक पॉइंट ज्यादा लिखते हैं तो 4, एक्चुअली अगर राउंड ऑफ करते हैं 58 को ड्रॉप करवाते हैं तो ये होना चाहिए एक्चुअली 5, ठीक है। तो 10 टू द पावर ये हो जाएगा -3 टेस्ला। सो नाउ इट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, अभी मैच कर दिया, क्लियर है। तो यहां पे ट्विस्ट कुछ भी नहीं था, बस यहां पे एक टाइम पीरियड जो निकालना था ना, बाकी फॉर्मूला तो सीधा अप्लाई किया, टाइम पीरियड जो भी निकालना था बस उतना ट्विस्ट था। यहां पे आपको टोटल नंबर ऑफ 10 ऑसिलेशंस के लिए लगने वाला टोटल टाइम आपको दिया गया था, जिसके ऊपर से आपको एक ऑसिलेशन का टाइम निकालना पड़ा, ठीक है, और फिर उसको प्लेस करना पड़ा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 5.2। A short bar magnet placed with its axis at 30 degree with an external field of 800 Gauss experiences a torque of 0.016 न्यूटन इंटू मीटर। मतलब कि यहां पे आपको टॉर्क प्रोवाइडेड है, टॉर्क कितना उसके ऊपर लग रहा है वो आपको प्रोवाइडेड है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट, पहला क्वेश्चन।
व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द, मतलब कि डाइपोल मोमेंट कितनी होगी वो आपको यहाँ पे निकालना है। अभी देखो ये एक्सटर्नल फील्ड जो भी है वो भी प्रोवाइडेड है 800 गॉस। गॉस को आप टेस्ला में कन्वर्ट कर सकते हो, 1 गॉस 10⁻⁻4 टेस्ला हो जाएगा, ठीक है। तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो पहला क्वेश्चन का आंसर देते हो। अभी मुझे ज्यादा यहाँ पे डेरिवेशन वगैरह तो करना है नहीं, सीधा टॉर्क का फॉर्मूला ही अप्लाई करो। सो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आप सबको पता है एम बी साइन थीटा। ये पहली बार नहीं देख रहे, अभी बहुत बार ये सारी चीजें हमने देख ली है। तो ये होगा एम बी साइन थीटा, ठीक है। तो यहां से मुझे एम निकालना है, पहले क्वेश्चन में यही तो पूछा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितनी होगी, तो एम कितना होगा, तो टॉर्क डिवाइड बाय बी साइन थीटा के बराबर, है ना। तो यहां पे टॉर्क की वैल्यू आपको प्रोवाइडेड है, दैट इज कितना टॉर्क है 0.016 न्यूटन इंटू मीटर। मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया गया है 800 गॉस, मतलब कि 10⁻⁻4 टेस्ला, ठीक है। इनटू एंगल कितना है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है अभी, ठीक है। तो ये साइन 30 हो जाएगा, सो इट इज साइन 30। तो जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन 30 होता है 1/2, तो इसको डिवाइड वगैरह कर लेते हैं और देखते हैं कि आंसर क्या आएगा। आपके पास आपका कैलसी है तो आप यूज कर सकते हो। तो मैं 0.016 को पहले डिवाइड करता हूं 800 से, तो डिवाइड बाय 800 मैंने डिवाइड कर लिया। उसके बाद मैं उसको मल्टीप्लाई, क्योंकि साइन 30 1/2 होगा तो 2 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में से चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2। तो मेरे पास कुछ आएगा 0 पॉइंट, ध्यान से देखिएगा 0.1234 टाइम्स 04 इनटू, क्योंकि 10⁻⁻4 जो भी है वो न्यूमरेटर में जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा 10⁻4। अभी इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यू आर गेटिंग दी वैल्यू 0.4 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो आपको इसके डाइपोल मोमेंट कितनी मिलेगी, यहां पे डाइपोल मोमेंट मिलेगी कुछ इतनी। चलो पहले क्वेश्चन का तो हमने आंसर दे दिया। अभी दूसरे क्वेश्चन का में क्या पूछा है, व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग इट फ्रॉम इट्स मोस्ट स्टेबल टू मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन। पहले तो ये पता लगाओ कि मोस्ट स्टेबल टू मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन मतलब कि इसका मतलब क्या होता है, कौन सी वाली मोस्ट स्टेबल होती है, कौन सी वाली मोस्ट अनस्टेबल होती है, ठीक है। दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट तो है, लेकिन एक स्टेबल है एक अनस्टेबल है, और वो चीजें हमने डिस्कस की थी पिछले लेक्चर में। मैंने यहां पे लिखा था, देखो ये पॉइंट दिख रहा है आपको, ये पॉइंट इसी को शो करता है। ये जो जब भी थीटा एंगल 180 हो जाता है, एम और बी के बीच का एंगल थीटा 180 होता है, तब हम इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। एंड जब भी थीटा 0 डिग्री होता है तब हम इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। यस और नो। तो जब भी स्टेबल इक्विलिब्रियम तब थीटा कितना 0 डिग्री, मतलब कि वो फील्ड के अलाइन हो जाए, फील्ड के पैरेलल अलाइन हो जाए। और जब भी थीटा इज 180 डिग्री तब वो एंटी पैरेलल अलाइन हो जाए, तब एंगल कितना बनेगा 180 बनेगा। वो इक्विलिब्रियम तो है लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, हमने ये समझाया था। यस और नो। तो अभी यही पॉइंट आपको यहां पे नोट डाउन करना है, यहीं पे देखना है। देखो ध्यान से क्या बोला, व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग इट फ्रॉम इट्स मोस्ट स्टेबल टू मोस्ट अनस्टेबल, मतलब कि 0 डिग्री ये वाली पोजीशन से, ये इनिशियल जब नॉर्थ यहां पे साउथ यहां पर और फील्ड ऐसे है, ठीक है, फील्ड के पैरेलल अरेंज है, यहां से उसको ये वाली पोजीशन पे लेके जाना है, ये वाली पोजीशन पे लेके जाना है, ठीक है। सॉरी, फील्ड तो उसी डायरेक्शन में, हम ये मैग्नेट को रोटेट करवा रहे हैं तो फील्ड उसी डायरेक्शन में, लेकिन अभी इसका नॉर्थ पोल ये यहां पे होना चाहिए, साउथ यहां पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फाइनल, ये हो गई हमारी इनिशियल, और हमें पता है कि यहां पे वर्क कितना पड़ेगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो ये होगा फाइनल, ये होगी इनिशियल। इनिशियल में एंगल कितना 0, फाइनल में एंगल कितना है भाई 180 डिग्री, वो हमारी फाइनल कंफिगरेशन होगी। यस और नो, समझ में आ रहा है। यस और नो। तो यहां पे जो भी वर्क डन हमें निकालने को बोला है, ये वर्क डन सीधा किसके बराबर होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो मुझे पूछा है वर्क डन, जो मैं लिखूंगा बाय एक्सटर्नल एजेंट, वो किसके बराबर होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, मतलब कि यूएफ माइनस यूआई के बराबर। और हमने क्या लिखा था, यूएफ क्या लिखे थे, यूएफ फाइनल माइनस एम बी कॉस थीटा 2 लिखे थे, याद करो, इसको लिखे थे माइनस एम बी कॉस थीटा 2, माइनस इसको लिखे थे माइनस एम बी साइन, सॉरी कॉस थीटा 1, साइन थोड़ी ना आएगा, कॉस थीटा 1, ऐसा ही कुछ लिखे थे। मतलब कि फाइनल वाली कंफिग्रेशन जिसमें एंगल कितना बनेगा, एंटी पैरेलल, मतलब कि 180 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। तो यहां पे मैं लिखता हूं माइनस एम बी
cos 180 डिग्री माइनस इनिशियल एंगल कितना cos 0 डिग्री, तो ये cos 0 डिग्री। जब पैरेलल होगा तो हम उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे, जब एंटी पैरेलल अरेंज होगा तब हम उसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ठीक है, तो cos 180 तो भाई -1 होता है ना, तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया mb प्लस mb, और यहां पे cos 0 1 होता है, लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये भी हो जाएगा प्लस mb, मतलब कि हम इसको लिखेंगे ट्वाइस mb के बराबर वर्क करना पड़ेगा। और सारी वैल्यू हमारे पास है, तो सारी वैल्यू यहां पे प्लेस कर दो। 2 इंटू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अभी निकाले जस्ट, और b कितना है यहाँ पे 800 गॉस, मतलब कि 800 इंटू 10 टू द पावर -4 टकला। क्या सुने आप, मैं तो टेस्ला बोला। ठीक है, चलो यहाँ पे इसको अभी आपके पास कैलसी वगैरह है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 2 मल्टीप्लाई करो 0.4 से, उसको मल्टीप्लाई करो 800 से, तो यू आर गेटिंग द वैल्यू 640 इंटू 10 टू द पावर -4, 640 इंटू 10 टू द पावर -4 जूल। ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से लिखना चाहते हो, पॉइंट में लिखना है, तो 0 पॉइंट ये हो जाएगा 0.064। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.064 जूल। इतना वर्क करना पड़ेगा, इतना एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा उसको मोस्ट स्टेबल से मोस्ट अनस्टेबल में लाने के लिए। क्लियर हुआ? क्लियर है? चलो, एंड आखिरी क्वेश्चन, सी क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो यहां पे सी क्वेश्चन में क्या पूछा है। द बार मैग्नेट इज रिप्लेस्ड बाय ए सोलेनॉइड ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर एंड 1000 टन्स, बट ऑफ द सेम मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब कि जितनी ये है ना उतनी ही उसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है सोलेनॉइड की भी। वैसे हम सोलेनॉइड को बार मैग्नेट की तरह ट्रीट करवा सकते हैं, हमने देखा था, दोनों की फील्ड लाइन सेम होती है, या सुनो दोनों का फील्ड लाइन सेम होता है, इसीलिए हम उसको एक दूसरे से रिप्लेस कर। इनफैक्ट अगर मैं बोलूं तो बार मैग्नेट की एक्सिस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमें मिली थी वो भी हमने सोलेनॉइड का कॉन्सेप्ट यूज करके निकाली थी, है ना। तो यहां पे सीधा उसका यूज कर लो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सेम है तो उसको सीधा यूज कर लो, और आपको निकालना क्या, डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड। तो भैया हम एक चीज वहां पे पढ़े थे कि सोलेनॉइड के केस में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितनी होती है, तो एन आई ए के बराबर होती है। और क्योंकि हमें यहां पे आई निकालने को बोला है तो मैं आई लिख सकता हूं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ सोलेनॉइड, ये एमएस का मतलब है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ सोलेनॉइड डिवाइड बाय एन टाइम्स है। क्या आपको टोटल नंबर ऑफ टर्न्स प्रोवाइडेड है? जी हाँ। क्या आपको एरिया प्रोवाइडेड है? जी हाँ। क्या आपको एमएस प्रोवाइडेड है? जी हाँ, एम के बराबर है ऐसा बोला है, तो एमएस की वैल्यू एम के बराबर है, तो यहां पे एम हमने निकाला दैट इज 0.4, उसकी वैल्यू सीधी प्लेस कर दो। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने, 1000 है, मतलब कि 10 टू द पावर, इसको हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय, भाई यहां पे एरिया कितना है, तो भाई यहां पे एरिया है 2 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 10, मतलब कि 10 टू द पावर 4 टोटल हो गया, इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -4, ये दोनों एक दूसरे के साथ कट गए, तो बचा कितना 2, 2 2 जा 4, तो ये आंसर आएगा 2 एम्पियर, मतलब कि वो सोलेनॉइड में से करंट कितना बहेगा, 2 एम्पियर का। क्लियर है? तो ये है सिंपल क्वेश्चन। क्लियर हुआ ये? ठीक है, चलो तो आगे बढ़े क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 5.3। हाँ, ये थोड़ा जो क्वेश्चन है ये थोड़ा टॉकेटिव क्वेश्चन है, आप समझ सकते हो आसानी से, इसीलिए मैंने इसका डायरेक्टली जो राइटअप है वो सीधा आपकी किताब में से सीधा उठा लिया है। ये सुनो, आपको सिर्फ देखते जाना है, उसको समझते जाना है। क्या बोला है एग्जाम्पल 5.3 में, पहला क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस इफ ए बार मैग्नेट इज कट इनटू 2 पीसेस ट्रांसवर्स टू इट्स लेंथ और अलोंग इट्स लेंथ। आप उसको दो जगह से कट करो, एक ट्रांसवर्स मतलब कि उसकी जो इक्वाटोरियल प्लेन होती है उसके रिस्पेक्ट में कट करो, या फिर अलोंग इट्स लेंथ मतलब कि उसके लेंथ के अलोंग आप उसको कट कर लो। ठीक है, तो क्या होगा, हमें पता है कि किसी भी बार मैग्नेट को आप कट करते हो, चाहे बीच में से सीधा कट कर दो या फिर सीधा कट नहीं करते हो और उसके लेंथ अलोंग दी लेंथ उसको कट करते हो, दोनों केस में जो भी दो टुकड़े होंगे ना वो दोनों इंडिविजुअल मैग्नेट की तरह एक्ट करेंगे। जैसा ना ये आपको पता है, क्योंकि कभी भी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को, स्पेसिफिकली बार मैग्नेट की बात करते हैं तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को हम कभी भी आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। हमने देखा था कि अगर आप दो
तो एक आपके पास बार मैग्नेट है, उसको आप बीच में से कट कर लेते हो, दो टुकड़े अलग कर देते हो, तो कभी भी वो दो टुकड़े मतलब कि नॉर्थ एंड साउथ अलग नहीं होते हैं। जो दो टुकड़े बने ना वो खुद एक इंडिविजुअल मैग्नेट की तरह एक्ट करने लगेंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे लिखा है इन आइदर केस वन गेट्स टू मैग्नेट्स ईच विथ नॉर्थ एंड साउथ पोल इंडिविजुअल। यस और नो, मतलब कि ये दो टुकड़े करेंगे, चाहे आप सीधे टुकड़े करो या फिर अलोंग दी लेंथ उसको काट दो। ठीक है, उससे जो भी दो टुकड़े बनेंगे दोनों टुकड़े अलग मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे, दोनों के पास अपने नॉर्थ एंड साउथ पोल आ जाएंगे। समझ में आया? यस और नो, सिंपल सा था। नेक्स्ट क्या बोला है बी में, A magnetized needle in a uniform magnetic field experiences a torque but no net force. An iron nail near a bar magnet, however, experiences a force of attraction in addition to a torque. Why? मतलब कि आपको यहां पे ये बोला है, अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप किसी निडल को कंपास की जो निडल होती है ना उसको आप प्लेस करते हो, तो उसके ऊपर नेट फोर्स जो भी लगता है ना, जो हमने निकाला था मैग्नेटिक फोर्स, याद करो, पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय फील्ड इंटेंसिटी, उस तरह से हमने उसके ऊपर फोर्स शो किया था। अगर नहीं याद आता है तो मैंने यहां पे बताया था, याद करो थोड़ा। ये वाले केस में नहीं, लेकिन एटलीस्ट बार मैग्नेट में आप देख सकते हो यहां पे। ठीक है, बार मैग्नेट की जगह पे आप यहां पे नीडल लगा सकते हो। ये मान लो कि यही केस ले लेते, तो यहां पे ये जो नीडल है ना, तो इसके ऊपर ये डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, मान लो कि इसकी पोल स्ट्रेंथ है क्यूएम, तो क्यूएम इंटू बी, और उसको ये वाली डायरेक्शन में लगेगा वो भी क्यूएम इंटू बी ही लगेगा, आपको पता है ये। ठीक है, तो आप देखोगे तो नेट फोर्स क्या होगा, अगर देखोगे तो नेट फोर्स, जितना फोर्स ये डायरेक्शन में लग रहा उतना ही फोर्स ये डायरेक्शन में लग रहा, तो नेट फोर्स तो जीरो होता है। निडल के केस में नेट फोर्स तो जीरो होता है ना, नेट फोर्स यहां पे जीरो होगा, लेकिन टॉर्क जीरो नहीं होगा, टॉर्क लगेगा, क्योंकि टॉर्क किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लग रहा है। वो सारी चीजें मैंने यहां पे समझाई थी आपको ये वाले केस में, बार मैग्नेट के केस में। यस और नो, बार मैग्नेट की जगह पे वहां पे निडल है। ठीक है, तो इसके ऊपर जितना एफएम ये डायरेक्शन में लगता है उतना ही एफएम ये डायरेक्शन में लगता है, तो अगर देखने जाए तो डाइपोल की तरह नेट फोर्स अगर मैं यहां पे निकालना चाहूं तो वो तो जीरो है, लेकिन टॉर्क जीरो नहीं है। तो यही तो सेंटेंस यहां पे लिखा है, और आपको ये पूछा है कि ऐसा निडल के केस में होता है। यहां पे क्या बोला है, देखो बी को आप पढ़ोगे तो ए मैग्नेटाइज नीडल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क बट नो नेट फोर्स। बात तो सही है, उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होता है लेकिन टॉर्क लगता है। लेकिन उसकी जगह पे अगर मैं आयन नेल को नियर ए बार मैग्नेट रखता हूं तो हाउर इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन एडिशन टू ए टॉर्क, तो उसके ऊपर ना अट्रैक्शन वाला फोर्स भी लगेगा और साथ में टॉर्क भी लगेगा, मतलब कि इसकी तरह वो बिहेव नहीं करेगा। नेल जो भी है, ध्यान से सुनना, मैं यहां पे अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नीडल रखता हूं तो नीडल के ऊपर नेट फोर्स जीरो लगता है लेकिन सिर्फ टॉर्क लगता है। ठीक है, नेट फोर्स जीरो लगता है, सिर्फ टॉर्क लगता है, लेकिन अगर उस नीडल की जगह पे अगर मैं किसी आयरन की नेल प्लेस करूं, आयरन की नेल प्लेस करता हूं, तो उसके ऊपर लोहे की नेल को अगर मैं खिली बोलते हैं ना गुजराती में, उसको अगर मैं प्लेस करूं तो उसके ऊपर नेट फोर्स भी लगता है और साथ में उसके ऊपर टॉर्क भी लगता है, दोनों लगते हैं। ऐसा क्यों? मतलब कि नीडल के केस में नेट फोर्स जीरो है, लेकिन वही केस अगर मैं आयरन की नेल के बारे में बोलूं तो वहां पे नेट फोर्स जीरो नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए है, पहले तो वो जो नेल है ना, जो लोहे की खिली है, या सुनो, वो एक पहले तो मैग्नेट की तरह एक्ट नहीं करेगी। ठीक है, वो एक अलग मटेरियल में से बनी है, उसके ऊपर फोर्स लगता है, लेकिन वो खुद एक मैग्नेट नहीं है, वो एक मैग्नेटिक नीडल नहीं है। समझ में आ रहा है? वो एक मैग्नेटिक नीडल नहीं है। अगर उसके पास खुद की एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है तो फिर वो भी नीडल की तरह बिहेव करने लगेगी, लेकिन फिलहाल वो मैग्नेट नहीं है। या सुनो, वो बार में मतलब कि वो डाइपोल नहीं है, अगर मैं बोलूं तो वो डाइपोल की तरह ट्रीट नहीं हो सकती है, तब वो डाइपोल की तरह एक्ट नहीं करेगी। या सुनो, इसीलिए आपको वहां पे नेट फोर्स जीरो मिलता है, यस सॉरी, नेट फोर्स कुछ मिलता है, जीरो नहीं होता है। ठीक है, वो तब डाइपोल की तरह बिहेव नहीं करती। यहां पे क्या है, ये जो नीडल होती है ना, उसके पास जितनी पोल स्ट्रेंथ उसकी नॉर्थ पोल की है ना, उतनी ही पोल स्ट्रेंथ यहाँ पे उसके साउथ पोल की भी होती है। ये नीडल के केस में होता है, लेकिन ये नेल के केस में ये पॉसिबल नहीं होता है। ये सुनो, नेल के केस में वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसके ऊपर नेट फोर्स, क्योंकि अल्टीमेटली जो फोर्स बनाता है वो फोर्स कौन बनाता है? पोल स्ट्रेंथ ना, मैग्नेटिक फील्ड के साथ मल्टीप्लाई होकर कौन फोर्स बनाता है? पोल स्ट्रेंथ। तो यहां पे अगर उन दोनों की पोल स्ट्रेंथ सेम है तो दोनों डायरेक्शन में आपको सेम फोर्स दिखेगा। वो सिर्फ आपको नीडल के केस में दिख सकता है, नेल के केस में नहीं दिखेगा। ठीक है, नेल के केस में दोनों पोल की
पोल स्ट्रेंथ यहां पे सेम हो ये जरूरी नहीं है। क्लियर हो रहा है? यस और नो? तो इसलिए यहां पे नेल के केस में नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, मतलब कि उसके ऊपर फोर्स भी लगेगा और साथ में टॉर्क भी लगेगा। इसलिए वो जो आयरन की जो नेल होती है ना, वो रोटेट भी कई बार होके चिपकती है। यस और नो? इस दोनों फोर्स उसके ऊपर एक्ट करते नजर आते हैं। नेक्स्ट सी में क्या बोले, मस्ट every magnetic configuration have a north pole and a south pole, what about the field due to the toroid? क्या हर एक कंफिग्रेशन के लिए हमेशा नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होता है? तो ये इसका आंसर ना आप आगे वाले चैप्टर में से ही आप पता लगा सकते हो। हमने वहां पे एक करंट कैरिंग रिंग को मैग्नेटिक डायपोल की तरह ट्रीट करवाया था, करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर को नहीं। मतलब कि सारे स्ट्रक्चर यहां पे मैग्नेटिक डायपोल की तरह एक्ट करे ये जरूरी नहीं है। यस और नो? सारे यहां पे मैग्नेटिक डायपोल की तरह एक्ट करे ये जरूरी नहीं है। अगर सोलेनोइड है तो वो एक्ट कर सकता है, करंट कैरिंग लूप है वो एक्ट कर सकती है, लेकिन करंट कैरिंग कंडक्टर है एक्ट नहीं कर सकता, टोरॉइड नहीं कर सकता। आप बोलोगे सर सोलेनोइड तो करता है, टोरॉइड कैसे नहीं करेगा? अरे भैया सोलेनोइड के केस में ऐसा है ना कि आप यहां से देखते हो करंट का एंटर कर, यहां से बाहर निकालते हो। टोरॉइड में क्या है, वो रोटेशन में ऐसे सर्कल में घुमा है, सर्कल में तो घुमा है लेकिन उसका रोटेशन तो देखते जाओ। ठीक है, तो आप खुद ही देख लो, यहां पे आप खुद ही देख लो, अगर यहां पे मैं नॉर्थ मानने जाऊं तो इसका साउथ यहां पे, तो ये क्या होगा, दोनों चिपक जाने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। यस और नो? ऐसा टोरॉइड के केस में होगा नहीं। यस और नो? समझ में आ रहा है? लेकिन सोलेनोइड के केस में होगा, क्योंकि सोलेनोइड अल्टीमेटली एक रिंग की तरह, आप एक सिंगल रिंग की तरह ट्रीट करवाते जाओ, एक सिंगल रिंग सिंगल रिंग सिंगल रिंग सिंगल रिंग, तो आप देखते जाओगे तो एक डायरेक्शन से देखोगे तो करंट की डायरेक्शन आपको क्लॉकवाइज दिखे, तो दूसरे छेड़े से देखोगे तो आपको वो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। तो इसीलिए यहां पे लिखा है नॉट नेसेसरीली। ट्रू ओनली इफ द सोर्स ऑफ द फील्ड हैज ए नेट नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट। दिस इज नॉट सो फॉर ए टोरॉइड और इवन फॉर ए स्ट्रेट इनफाइनाइट कंडक्टर। ठीक है, वो आप सीधी सी बात है, आप यहां पर डायपोल, मतलब कि डायपोल कब बन सकते हैं, डायपोल मोमेंट कब जीरो हो गया आप समझ सकते हो। डायपोल जब भी नहीं बनेगा तब वो डायपोल मोमेंट जीरो बोल सकते हैं ना। डायपोल मोमेंट का एग्जिस्टेंस कब जीरो होगा, मतलब कि डायपोल मोमेंट कब जीरो होगी, जब वो डायपोल ही नहीं होगा तब। यस और नो? तो इसकी बात मतलब ये होता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर वो डायपोल नहीं है। और डायपोल कौन होते हैं, जिसके पास दोनों पोल हो, नॉर्थ पोल भी हो साउथ पोल भी हो। ये यहां पे टॉरॉइड के केस में पॉसिबल नहीं होगा, एज वेल एज इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर के केस में भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, चलो डी की बात करते हैं। दो आइडेंटिकल लुकिंग आयन बार ए एंड बी आर गिवन, वन ऑफ विच इज डेफिनेटली नोन टू बी मैग्नेटाइज्ड, we do not know which one. How would one ascertain whether or not both are magnetized or not? If only one is magnetized, then how does one ascertain which one? Use nothing else but the bar A and B. बहुत ही लंबा लिखा है, आपको बोला है कि भाई अगर आपको दो बार दिया गया हो ए एंड बी और आपको ऐसा बोला गया हो कि दोनों में से कौन मैग्नेटाइज है, क्या दोनों मैग्नेटाइज है या दोनों में से कोई एक मैग्नेटाइज है, इसका पता आप कैसे लगाओगे। मतलब मान लो कि मेरे को दो बार दिए गए हैं, मान लो कि एक बार ए है और एक दूसरा बार बी है। ठीक है, अभी दोनों में से कौन मैग्नेटाइज है, क्या दोनों मैग्नेटाइज है या फिर दोनों में से कोई एक मैग्नेटाइज है, इसका पता मैं कैसे लगाऊं, इसका पता मैं कैसे लगाऊं। यस सुनो, तो इसका पता आप आसानी से लगा सकते हो, क्योंकि अगर दोनों मैग्नेटाइज होंगे ना बच्चों, अगर ध्यान से सुनना, अगर दोनों मैग्नेटाइज होंगे ना तो दोनों के पास में, क्योंकि वो तब डायपोल की तरह एक्ट करेंगे, तो दोनों के पास अपना एक नॉर्थ एंड अपना एक साउथ होगा। तो आप अगर यहां पे देखोगे ना, तो यहां पे अगर मैं इसके एक के नॉर्थ को दूसरे के नॉर्थ के नजदीक लेके जाऊंगा, या फिर सोचो कि आपको पता नहीं है कि कहां पे इसका नॉर्थ है कहां पे इसका साउथ है, तो ऐसे केस में करना कुछ भी नहीं है, किसी एक मैग्नेट को ऐसे प्लेस कर दिया। मान लो कि आपने ए को इस तरह से प्लेस कर दिया, अभी बी को लेके आओ इसके नजदीक। अगर बी को लेके आते हो और वो चिपक जाता है और फिर आप उसको उल्टा करके लेके इसके नजदीक लाते हो और वो नहीं चिपकता है, तो इसका मतलब ये होता है, मतलब कि अभी इसको नॉर्थ और साउथ मान लो कि मुझे नहीं पता है कि यहां पे इसका नॉर्थ है कि नहीं, साउथ है कि नहीं। ठीक है, मान लो कि मुझे इतना पता है कि ए वाला जो भी है ना,
वो मैग्नेटाइज है और बी वाला मैग्नेटाइज नहीं है, या है कि नहीं है मुझे नहीं पता है, तो उसको मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं? तो करना कुछ भी नहीं है। मान लो कि दो मैग्नेट होंगे तो क्या होगा, दो मैग्नेट होंगे तो अगर आप दोनों के नॉर्थ को एक दूसरे के नजदीक लाओगे या दोनों के साउथ को एक दूसरे के नजदीक लाओगे तो दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। यस और नो? अगर नॉर्थ एंड साउथ दोनों के बीच में आप लेके आते हो तभी उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। तो मुझे नहीं पता है, यहां पे ध्यान से सुनना, मुझे नहीं पता है कि दोनों मैग्नेटाइज है कि नहीं है, दोनों मैग्नेटाइज है कि नहीं है, वो मुझे नहीं पता है। तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, दोनों को सीधा लेके आऊंगा, दोनों के ये जो दोनों के एंड है ना, दोनों को सीधा लेके आऊंगा। मान लो कि एक बार मैं सीधा लेके आया तो दोनों चिपक गए, दोनों के बीच में अट्रैक्शन लगा। ठीक है, मैंने मान लिया कि दोनों के बीच में अट्रैक्शन लग गया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अट्रैक्शन लगा क्योंकि यहां पे दोनों के बीच, दोनों में से कोई एक मैग्नेटाइज होना चाहिए। ठीक है, चलो अभी मैं क्या करूंगा, अभी पहले वाले को ना, मान लो कि मैं इसको ऐसा ही रहने देता हूं और ये दूसरे वाले को उल्टा करता हूं और उल्टा करने के बाद इसको इसके नजदीक लेने की कोशिश करता हूं। मान लो कि अभी भी चिपक गया, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं दोनों में से कोई एक मैग्नेटाइज है लेकिन दूसरा मैग्नेटाइज नहीं है, दूसरा मैग्नेटाइज नहीं है। क्योंकि आप जब भी कोई मैग्नेटाइज मटेरियल होता है ना, उन दोनों के बीच में अगर दो सेम पोल को नजदीक लाते हो तो वहां पर रिपल्जन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि पहला वाला मैग्नेटाइज है, मतलब कि इसका नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल, वो एग्जिस्ट करता है क्योंकि वो मैग्नेटाइज है, लेकिन ये मैग्नेटाइज नहीं है, तो आप इसको सीधा लेके आओगे या फिर उल्टा करके लेके आओगे, दोनों केस में वो चिपकेगा। ठीक है, दोनों केस में वो चिपकेगा, जैसे कि नेल चिपक जाती है किसी मैग्नेट के साथ, आप उसको सीधा चिपकाओ या फिर उल्टा चिपकाओ, दोनों केस में वो चिपकती है। या सुनो, तो उस तरह से आप पता लगा सकते हो। लेकिन अगर मान लो कि इसको उल्टा करने के बाद वो नहीं चिपका, तो इसका मतलब है कि दोनों मैग्नेटाइज नहीं है, सॉरी दोनों मैग्नेटाइज है, दोनों मैग्नेटाइज है। अगर उल्टा करने के बाद नहीं चिपका तो दोनों मैग्नेटाइज है। ये सुनो, तो ये सारी कहानियां यहां पे आपको सेंटेंस के तौर पे दी गई है कि कैसे आप पता लगाओगे कि दोनों में से एक ही मैग्नेटाइज है या दोनों मैग्नेटाइज है। तो बहुत ही आसान है, दो मैग्नेट लेने हैं, दोनों को पहले दोनों के एंड को नजदीक लाना है, अगर दोनों चिपकते हैं तो फिर किसी एक को ऐसे ही रहने देना, दूसरे को उल्टा करना है, उल्टा करने के बाद वापस उसको नजदीक लाना है। अगर वो नहीं चिपकता है तो दोनों मैग्नेटाइज है, अगर वो चिपक जाता है तो दोनों में से कोई एक मैग्नेटाइज है, कोई एक नहीं है। ये सुनो, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आप पता लगा सकते हो। ये सारी कहानियां यहां पे सेंटेंस के तौर पे दी गई है, आप रीड कर सकते हो। ठीक है, चलो तो ये होगा 5.3, समझने के लिए था, आप इसका डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 5.4 पे जाते हैं। देखो क्या बोला है यहां पे, ध्यान से देखो क्या बोला है यहां पे। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वाटोरियल एंड एक्सियल फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट? द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट is 0.40 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, द सेम एज इन द एग्जाम्पल 5.2। मतलब कि एग्जाम्पल 5.2 में हमने जो सॉल्व किया था ना, वहां पे जो हमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मिली थी वही आपको यहां पे कंसीडर करनी है, ऐसा आपको बोला गया है। खैर यहां पे वैल्यू सारी प्रोवाइडेड है। अभी ध्यान से देखो, आपको क्या बोला है, आपको बोला है किसी बार मैग्नेट के इक्वाटोरियल प्लेन पे एंड एक्सियल प्लेन के ऊपर किसी डिस्टेंस पे, वो डिस्टेंस भी आपको बोला गया है 5 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने को बोला है। तो पहले यहां पे इक्वाटोरियल प्लेन के, देखो मैग्नीट्यूड ही पूछा है तो मैं यहां पे साइन वगैरह नहीं लगाऊंगा। ठीक है, मतलब कि नेगेटिव साइन, इक्वाटोरियल पे हमें पता है नेगेटिव साइन लगेगी, लेकिन मैं उसको साइन नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, मुझे डायरेक्शन थोड़ी ना यहां पे फाइंड आउट करने को बोला है। तो पहले इक्वाटोरियल प्लेन पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो ऑन द इक्वाटोरियल प्लेन, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ऑन द इक्वाटोरियल प्लेन, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था, याद करो थोड़ा फॉर्मूला। तो हमने वो यहां पे लिखा था, देखो यहां पे, देखो यहां पे इक्वाटोरियल फील्ड एंड एक्सियल फील्ड, क्या था फॉर्मूला, देखो म्यू 0 एम, इक्वाटोरियल पे कितना, म्यू 0 एम बाई 4 पाई इंटू आर क्यूब, और एक्सियल पे कितना था, तो म्यू 0 ट्वाइस एम बाई 4 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये फॉर्मूला सीधा हम यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सीधा फॉर्मूला आप यहां पे अप्लाई करो। तो ऑन द इक्वाटोरियल प्लेन हम लिखेंगे यहां पे
मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वाटोरियल, जिसको बी से डिनोट करेंगे, वो होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है तो मैं लिखूंगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन आर क्यूब। ठीक है, हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, एम अपॉन आर क्यूब। तो सारी वैल्यू यहां पे आपके पास है, तो आप इसको सीधा वैल्यू प्लेस कर सकते हो। म्यू अपॉन 4 पाई सीधा होता है 10 टू द पावर -7। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपको यहां पे 0.40 दी गई है, तो इसको हम सीधा 0.40 कंसीडर करेंगे। और सेपरेशन कितना यहां पे लेने को बोला है, देखो यहां पे आपको बोला है 50 सेंटीमीटर। नहीं, 50 सेंटीमीटर कौन सा है? द मैग्नेट ऑफ ए इक्वाटोरियल एंड एक्सियल फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट। फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट मतलब कि मिड पॉइंट से 50 सेंटीमीटर, दोनों केस में मिड पॉइंट से 50 सेंटीमीटर आपको कंसीडर करना है। ठीक है, दोनों केस में, क्योंकि ये तो बार मैग्नेट की लेंथ है, 5 सेंटीमीटर बार मैग्नेट की लेंथ है, तो आपको दोनों पॉइंट 50 सेंटीमीटर ऑन दी एक्सियल फील्ड, मतलब कि 50 सेंटीमीटर पे एक्सियल फील्ड एंड 50 सेंटीमीटर पे इक्वाटोरियल फील्ड आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे 50 सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा 0.5 मीटर, तो ये हो जाएगा 0.5 का क्यूब। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ हमारे पास, इसको सॉल्यूशन वगैरह कर लेते हैं। तो ये आएगा हमारे पास, मैं डिवाइड करता हूं, 0.40 को डिवाइड करूंगा 0.5 से, तो मेरे पास आएगा 0.8। ओके, सो इट इज 0.8। अच्छा, 0.5 का क्यूब है, सॉरी। इसको फर्दर डिवाइड करेंगे 0.5 से, एक साथ कर देते ना 0.5 का क्यूब करके। ठीक है, 0.5 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 3.2। ठीक है, सो इसका आंसर आया 3.2 इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला। तो इतना इक्वाटोरियल फील्ड आपको मिलेगा। ठीक है, 50 सेंटीमीटर पे। उसी तरह से अगर मुझे यहां पे ऑन द एक्सियल, मतलब कि हम इसको बोलेंगे एक्सियल फील्ड, एक्सियल फील्ड, एक्सियल फील्ड कितना होता है तो वो हमें पता है। एक्सियल फील्ड का फॉर्मूला, इसको हम बी ए से डिनोट करेंगे, तो वो होगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू ट्वाइस एम अपॉन आर क्यूब। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला था। मतलब कि मैं इसको बोल सकता हूं, इसका सीधा डबल कर दो, ये हो जाएगा सीधा एक्सियल। मतलब कि मैं यहां पे बोलूंगा डबल ऑफ इक्वाटोर, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, क्योंकि वैसे तो इक्वाटोरियल में नेगेटिव आएगा, लेकिन हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पता लगाना है, तो मैं इसको बोलूंगा डबल ऑफ इक्वाटोरियल, मतलब कि डबल ऑफ 3.2 इंटू 10 टू द पावर -7, मतलब कि ये हो जाएगा 6.4 इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला, क्योंकि हमें पता है कि एक्सियल फील्ड इक्वाटोरियल से डबल होता है। यस और नो, क्लियर है? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5.4। लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, एग्जांपल 5.5। फिगर 5.5 shows a small magnetized needle P placed at the point O. The arrow shows the direction of its magnetic moment. The other arrow shows the different positions and orientations of the magnetic moment of another identical magnetized needle Q. Then question A, B, C, मतलब कि 3 क्वेश्चन यहां पे पूछे, उसका आंसर देना है। मतलब कि आपको क्या बोला है, आपको यह बोला है कि एक निडल जो P है, जिसको इस तरह से रखा है, सेंटर पे दिख रहा है, ठीक है, उसकी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन आपको दी गई। इसका मतलब यह होता है कि डायपोल मोमेंट जिस डायरेक्शन में है, उस हिसाब से देखने जाए तो इसका साउथ यहां पे होगा और इसका नॉर्थ यहां पे होगा, है ना। साउथ टू नॉर्थ उसकी डायपोल मोमेंट होती है ना, यस और नो। उसी तरह से आपको एक और निडल दी गई है, डायपोल की तरह यहां पे एक और मैग्नेटाइज निडल दी गई है, दैट इज क्यू। अभी क्यू क्या है, अलग अलग लोकेशन पे आपको रख के दी गई है। ठीक है, देखो ये पहली लोकेशन यहां पे Q1, उसको Q1 बोला है, वो ये डायरेक्शन, मतलब कि उस निडल को अगर हम यहां पे इस डायरेक्शन में रखें तो क्या होगा। Q2 को यहां पे रखें, मतलब कि Q2 की डायरेक्शन, Q2 जो P यहां पे दिखाई गई है, मतलब कि Q, देखो P की डायरेक्शन सेम है, P को चेंज नहीं करना है, P को वहीं का वहीं रहने देना है। डोंट टच दिस P को चेंज नहीं करना है। जो निडल P है वो ऐसे ही आपको दी गई वैसे ही रखना है। फिर आपको क्या करना है, निडल Q को पहले Q1 में जैसे दिखाया गया उस तरह से रखना है, फिर Q2 में जैसे दिखाया गया उस तरह से रखना है, फिर Q3 में जिस डायरेक्शन पे दिखाई गई है उस डायरेक्शन में रखना है, फिर Q4 में, फिर Q5 में एंड फिर Q6 में।
मतलब कि क्यू नीडल को चेंज करते रहना है, ठीक है, क्यू नीडल को चेंज करते रहना है। पहले Q1 जैसे दिखाया गया है उस तरह से रखो नीडल क्यू को, फिर Q2 जैसे दिखाया गया है उस तरह से नीडल क्यू को रखो, फिर Q3 जैसे दिखाई गई है उस तरह से रखो। अब ये जो एरो है वो क्या इंडिकेट करता है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, ठीक है, एरो क्या इंडिकेट करती है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। और उस हिसाब से आपको बताना है कि इन विच कॉन्फ़िगरेशन द सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। बी में पूछा है इन विच कॉन्फ़िगरेशन इज द सिस्टम इन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एंड सी में पूछा है विच कॉन्फ़िगरेशन कॉरस्पॉन्ड्स टू द लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी अमंग ऑल द कॉन्फ़िगरेशन शोन। ठीक है, चलो इसका आंसर देते हैं, ध्यान से सुनना। पी वाली जो नीडल है उसको छेड़ना नहीं है, उसको टच नहीं करना, उसको वहीं पे रहने देना है, उसको चेंज नहीं करना है। आपको क्यू वाली नीडल की लोकेशन चेंज करते जाना है, ठीक है, पी वाली नीडल को टच नहीं करना है। बच्चों जरा सोचो कि अगर वो डाइपोल है तो उसका कुछ मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगा, क्योंकि जो डायरेक्शन पी की है ना उस हिसाब से मुझे इतना तो समझ में आता है कि ये वाला नॉर्थ होगा और ये वाला साउथ होगा, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से होगा। आप पता लगा सकते हो, है कि नहीं। ये सर बटरफ्लाई ड्रॉ किए, अरे भैया बटरफ्लाई ड्रॉ नहीं किए हैं, लेकिन इस तरह से इसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होना चाहिए, है सुनो। तो मैं यहां पे ना ब्लू कलर से उसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मैं आपको दिखाता हूं, जरा सोच के बताना क्या यही उसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। डॉटेड लाइन से मैंने दिखाया, ध्यान से देखते जाओ, ठीक है, यहां से ये डायरेक्शन में, यहां से ये डायरेक्शन में, ठीक उसी तरह से मान लो कि एक स्ट्रेट यहां से ये डायरेक्शन में जा रही है, ठीक यहां से मैंने एक ये डायरेक्शन में दिखाई है, दिखाई दे रहा है आपको, यस और नो, है ना। तो ये देखते जाओ, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, समझ में आ रहा है, यस और नो। तो अगर इस तरह, ये तो सिर्फ मैंने एक फील्ड लाइन दिखाई, ऐसे यहां पे एक ऐसे भी होगी, ऐसे यहां पे ऐसे भी होगी, है कि नहीं। तो उन सबकी डायरेक्शन को आप देखते जाओगे तो आपको कैसा दिखेगा, ध्यान से देखना। मैं डायरेक्शन को देख लो, डायरेक्शन को पता लगा लो, यहां पे डायरेक्शन को देखो, यहां से ऐसे घूमे, डायरेक्शन को देखो, यहां पे ऐसे घूमे, डायरेक्शन को देखो, तो हर एक की डायरेक्शन आपको पता लग जाएगी। अभी मैं सीधी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहां पे रेड कलर से बताऊंगा, तो ध्यान से देखना। ये जो पी का फील्ड आएगा ना, पी के फील्ड की यहां पे Q4 वाली जो डायरेक्शन, वहां पे फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा, ये डायरेक्शन में होगा, है कि नहीं, ये डायरेक्शन में होगा। जरा सोचो, यहां से फील्ड निकला, एक लाइन ऐसे जाएगी, सीधा एक लाइन ऐसे जाएगी, तो जरा सोचो कि पी में से निकलने वाली जो फील्ड लाइन होगी Q4 वाली पोजीशन पे, पी में से निकलने वाला फील्ड ये डायरेक्शन में होगा। उसी तरह Q6 को नीचे देखो, एक फील्ड लाइन भाई बाहर से आके अंदर जाएगी ना, तो उस तरह से देखोगे तो ये जो पी मैग्नेट है, इसको मैग्नेट ही मान लो, डाइपोल का मतलब होता क्या है, मैग्नेट, यस और नो। जिसके पास दोनों पोल है तो उसकी फील्ड लाइन यहां पे बनेगी, तो यहां से बाहर से एक फील्ड आया, फील्ड लाइन आई और एंटर करेगी, तो रेड कलर जो भी है वो पी वाली जो डाइपोल है उसकी फील्ड दिखा रही है, कहां पे, Q6 लोकेशन पे, यस और नो। जहां पे हमने Q वाली निडल को ये Q6 लोकेशन पे रखेंगे तब यहां पे P का फील्ड जो भी होगा वो ये डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली यहां पे देखो Q3 के पास, तो यहां से निकली हुई एक फील्ड लाइन यहां से ऐसे करके जाएगी, तो जरा सोचो कि यहां पे P में से निकलने वाली फील्ड लाइन Q3 वाले लोकेशन पे कैसी होगी, ऐसी होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली देखो Q5 के पास कैसी होगी, तो यहां से निकलने वाली एक फील्ड लाइन यहां करके ऐसे जाएगी, या सुनो ऐसे जाएगी, तो आप समझ सकते हो कि P में से निकलने वाली एक फील्ड लाइन भाई ये डायरेक्शन में होगी, नीचे की डायरेक्शन में, Q5 लोकेशन पे। उसी तरह Q1 लोकेशन पे भी आप पता लगा सकते हो, Q1 लोकेशन पे फील्ड लाइन कौन सी डायरेक्शन में होगी। Q1 लोकेशन पे आप देखो, यहां से कोई एक फील्ड लाइन निकली और यहां से ऐसे गई, तो भैया परपेंडिकुलर होगी, तो Q1 लोकेशन पे फील्ड लाइन ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। सिमिलरली यहां से देखो भाई, एक फील्ड लाइन यहां से निकल के ऐसे जाएगी, यस और नो, और फिर यहां से रोटेट करके ऐसे आएगी, ठीक है। तो Q2 लोकेशन पे फील्ड लाइन कौन सी डायरेक्शन में होगी, तो वो भी भाई नीचे की डायरेक्शन में परपेंडिकुलर होगी, यस और नो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, तो इसकी भी डायरेक्शन परपेंडिकुलर। तो ये जो मैंने रेड कलर से दिखाया ना, वो मैंने क्या दिखाया है, वो मैंने P में से निकलने वाली फील्ड
लाइंस की डायरेक्शन एट Q1 पॉइंट, Q2 लोकेशन, Q3, Q4, Q5 एंड Q6 लोकेशन। मतलब कि जिस लोकेशन पे हमें Q वाली निडल रखनी है ना, वहां पे P की फील्ड लाइन कैसी होगी, कौन सी डायरेक्शन में होगी, वो मैंने यहां पे आपको दिखाया है। यस और नो? क्या आपको ये फील्ड लाइन की डायरेक्शन समझ में आ गई? अगर ये समझ में आ गई तो बाकी के सारे क्वेश्चन के आंसर आप बता सकते हो। देखो, स्टेबल है कि अनस्टेबल है वो कहां से पता लगा सकते हैं? अगर लगने वाला टॉर्क 0 है तो वो स्टेबल होगी। अभी स्टेबल में भी दो है, इक्विलिब्रियम स्टेट में टॉर्क 0 होता है, तो इक्विलिब्रियम में भी दो है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। या सुनो, तो ये जो तीनों क्वेश्चन है ना, इसका आंसर हम टॉर्क के ऊपर से पता लगा सकते हैं कि भाई टॉर्क कितना लग रहा है। ठीक है, अगर टॉर्क 0 है तो स्टेबल। स्टेबिलिटी में हमने देखा था, इक्विलिब्रियम पे पहले जाते हैं, तो इक्विलिब्रियम वाले केस जो भी है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टेबल और एक होता है अनस्टेबल। जब भी स्टेबल होता है, दोनों केस में टॉर्क तो 0 है, समझना, दोनों केस में इक्विलिब्रियम है, तो इसका मतलब है दोनों केस में टॉर्क तो 0 है, लेकिन ये स्टेबल कब बनेगा? जब एंगल कितना बना होगा? 0 डिग्री। और अनस्टेबल कब बनेगा? जब एंगल बना होगा 180 डिग्री। किसके बीच का एंगल? ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड फील्ड के बीच का एंगल। यस और नो? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड फील्ड के बीच का एंगल। यस और नो? तो इसका मतलब ये होता है कि बाकी का जो एंगल होगा, मतलब 90 डिग्री एंगल होगा, तो वहां पे इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है ना। तो जरा सोच लो, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? पहले क्वेश्चन का आंसर अगर मैं डायरेक्ट देना चाहूं तो इन विच कॉन्फ़िगरेशन द सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। कब वो इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे? इक्विलिब्रियम में कब नहीं होंगे? तो भाई यहां पे देख लो, यहां पे मुझे ज्यादातर एंगल क्या बनते दिख रहे हैं? देखो, दो ही तो एंगल बनते दिख रहे हैं। यहां पे देखोगे तो एंगल क्या बन रहा है? फील्ड रेड कलर से मैंने इंडिकेट किया है, और वो क्यू वाली जो डाइपोल मोमेंट है, क्यू की जो डाइपोल मोमेंट हो ब्लैक कलर से इंडिकेटेड है। ठीक है, तो यहां पे मुझे एंगल दोनों एंटी पैरेलल दिख रहे हैं, मतलब कि यहां पे एंगल 180 दिख रहा है। यहां की बात करो Q3 की, तो यहां पे मुझे एंगल क्या दिख रहा है भाई? 0 डिग्री दिख रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में। Q6 की बात करो तो यहां पे मुझे एंगल क्या दिख रहा है भाई? 0 डिग्री दिख रहा है ना? यस और नो? भाई इसकी बात करें तो, Q5 की बात करें तो भाई इसको देखो, ये वाले को, तो एंटी पैरेलल दिख रहा है, तो यहां पे एंगल मुझे 180 दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा Q1 पे भाई देखो, यहां पे मुझे एंगल 90 डिग्री दिख रहा है ना? और ये Q2, यहां पे भी मुझे एंगल 90 डिग्री दिख रहा है। तो आपको पता लगना चाहिए यहां पे कौन से ऐसे लोकेशन है जहां पे अनस्टेबल हो सकता है। भाई दो ही तो एंगल, सॉरी तीन ही तो एंगल दिख रहे हैं, 0, 180 एंड 90। तो इसका मतलब ये होता है कि जहां पे एंगल 90 होगा वहां पे अनस्टेबल है। सीधी सी बात है ना? और वो कौन से लोकेशन है? एक तो Q1 एंड Q2। तो पहले का आंसर क्या देंगे? इन विच कॉन्फ़िगरेशन द सिस्टम इज नॉट इन द इक्विलिब्रियम केस, नॉट इन द इक्विलिब्रियम स्टेट। तो मैं लिखूंगा PQ1 एंड PQ2। ठीक है, ये दो लोकेशन मुझे ऐसे मिले कि जहां पे वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगी सिस्टम। यस सुनो, Q1 नीडल ऐसे होगी और P ऐसे होगी। ठीक है, तो ऐसे केस में वो इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं होगी। समझ में आ रहा है? यस और नो? दूसरे क्वेश्चन का आंसर दो। इन विच कॉन्फ़िगरेशन इज दिस सिस्टम इन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। पहले स्टेबल की बात करते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। पहले स्टेबल, स्टेबल कब होती है? स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करो, स्टेबल कब होती है? जब एंगल 0 डिग्री हो। तो यहां पे जहां जहां पे आपको एंगल 0 डिग्री दिख रहा है, वहां पे वो क्या होगी? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये 180 डिग्री है, ये 180 डिग्री है। तो 0 मुझे दो ही जगह पे दिख रहा है। देखो, 0 मुझे दो ही जगह पे, एक तो यहां पे दिख रहा है और एक यहां पे दिख रहा है। ठीक है, तो दो ऐसे लोकेशन मुझे मिले, एक आई कंफिग्रेशन PQ3 एंड दूसरी आई PQ6। तो ये दो ही लोकेशन ऐसे हैं जहां पे मुझे स्टेबल इक्विलिब्रियम दिख रहा है। दूसरा अनस्टेबल कब होगी? अनस्टेबल, अनस्टेबल कब होगी? तो अनस्टेबल वाला लोकेशन फाइंड आउट करके दो। अनस्टेबल मतलब कि तब एंगल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो 180 डिग्री का एंगल कहां कहां पे दिख रहा है? तो भैया ये कॉन्फ़िगरेशन में एंड ये कॉन्फ़िगरेशन में। मतलब कि जब ये P वहीं का वहीं रहेगा, लेकिन जब हम यहां पे Q को Q5 लोकेशन पे प्लेस करेंगे या फिर Q4 लोकेशन में, जिस डायरेक्शन में दिखाया है उस डायरेक्शन में प्लेस करेंगे, तब वो अनस्टेबल होंगे। यस नो? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो ये हो जाएगा PQ4 एंड PQ5। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन सी में क्या पूछा है? विच कॉन्फ़िगरेशन कॉरस्पॉन्ड्स टू द लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी अमंग ऑल द कॉन्फ़िगरेशन शोन।
सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी जब भी होगी वो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आपको प्रोवाइड करेगी? भैया कोई भी एक कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? हमने देखा था माइनस पी, किसी एक कॉन्फ़िगरेशन की हमने निकाली थी माइनस पीई कॉस थीटा, है ना, माइनस पीई कॉस थीटा। क्लियर है? तो भैया वो तो मुझे एक ही नजर आ रही है, वो तो मुझे एक ही नजर आ रहा है, दैट इज दी 0 डिग्री वाला केस। अभी यहां पे 0 डिग्री देखो ना, सीधी सी नेगेटिव में बोला है पोटेंशियल लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी, लोवेस्ट मतलब कि नेगेटिव में भी सबसे कम, नेगेटिव में भी सबसे कम। तो नेगेटिव में सबसे कम मैक्सिमम क्या हो सकती है? मैक्सिमम नेगेटिव कितनी हो सकती है? तो जब यहां पे कॉस की वैल्यू 1 हो जाए, कॉस की वैल्यू 1 हो जाए तब आपको पॉसिबल मैक्सिमम मिल सकती है, दैट इज माइनस पीई। और कॉस की वैल्यू कब 1 होगी? जब थीटा कितना होगा? 0 डिग्री होगा। लेकिन यहां पे 0 डिग्री वाला तो दो केस है ना, एक ये भी है और एक ये भी है, दोनों केस पे 0 डिग्री बन रहा है, तो इन दोनों में से कौन सा लूं? भाई दोनों में से कौन सा लेना है? तो ध्यान से देखोगे ना, तो ये Q6 वाली ये जो लोकेशन है ना, ये लोकेशन ये मैग्नेट के लिए ऑन दी एक्सिस है, एंड ये वाली Q3 वाली लोकेशन वो ऑन दी इक्वाटोरियल एक्सिस है। यस और नो? और हमें पता है कि भाई पॉसिबल, सबसे पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू नेगेटिव में चाहिए, तो उसके लिए हमारे साथ ये पी कॉस थीटा मैंने लिख दिया, सॉरी फॉर दैट, वो डाइपोल के केस में चले गए हम। एक्चुअली ये होगा एम बी साइन थीटा, सॉरी एम बी कॉस थीटा। सर कहां है ध्यान आपका? ठीक है, एम बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा यहां पे 1 हो, ऐसे दो एंगल मुझे दिख रहे हैं 0 डिग्री, एक यहां पे और एक ये लोकेशन पे, ठीक है। लेकिन यहां पे हमें ये भी तो देखना है भाई, एक तो होगा Q6 लोकेशन और एक तो होगा Q3। अब ये दोनों में से कौन सा ले? दोनों जगह पे 0, थीटा 0 है, ठीक है, दोनों जगह पे थीटा 0 है। तो आपको Q3 पे भी मिल सकता है, Q6 पे भी मिल सकता है, लेकिन इन दोनों में से सबसे लोवेस्ट कौन देगा? तो इन दोनों में से सबसे लोवेस्ट वो देगा जिसके पास, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सबसे ज्यादा हो। तो बच्चों ये Q6 लोकेशन है ना, ये निडल पी के लिए ऑन दी एक्सिस वाला लोकेशन है, एंड ये जो Q3 लोकेशन है वो ऑन दी परपेंडिकुलर एक्सिस, मतलब कि इक्वाटोरियल प्लेन वाला लोकेशन है। यस और हमें पता है कि ऑन दी एक्सिस जो भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मिलती है वो इक्वाटोरियल से डबल मिलती है, मतलब कि ये लोकेशन पे, ये लोकेशन से डबल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी। तो जरा सोचो कि यहां पे हमें सबसे कम, सबसे पॉसिबल लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी कौन से लोकेशन पे मिल सकती है? जब ये बी भी सबसे ज्यादा हो, ठीक है। चलो cos 0 तो दोनों केस में हो गया, यहां पे भी मैं लिखूंगा तो एम बी लिखूंगा माइनस एम बी, यहां पे भी लिखूंगा तो मैं माइनस एम बी लिखूंगा, नहीं यहां पे मैं माइनस एम बी नहीं, अगर मैंने यहां का फील्ड बी माना है तो मैं यहां पे लिखूंगा माइनस ट्वाइस एम बी, यहां पे मैं लिखूंगा माइनस एम इंटू ट्वाइस बी, क्योंकि इक्वाटोरियल से यहां पे फील्ड डबल होता है, तो यहां पे बी भी तो हमें मैक्सिमम चाहिए, तो ये वाला एक ही लोकेशन होगा एंड दैट इज Q6। तो मतलब कि इसका आंसर हम क्या देंगे? इसका आंसर हम देंगे PQ6, ठीक है। तो ये एक ही कंफिगरेशन होगी जहां पे हमें सबसे कम लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी एंड दैट इज द लोकेशन Q6, ठीक है। क्लियर है? तो यहां पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन एंजॉय योर डे, बाय।